तो आज का हमारा विषय है उत्तराखंड का हिमालय आधार पर भौगोलिक विभाजन। ये पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आपसे इंटरेक्ट करना चाहूँगा आप सभी से। तो आप लोग जो भी उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है या फिर आगे देने वाला है, तो आप लोगों को सबसे पहले एक मसौदा पता होना चाहिए, खाका पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आप बिना प्लानिंग के या फिर बिना जानकारी के सिर्फ रटते जा रहे हैं तो वो आप किसी दिशा में तैयारी नहीं कर रहे, आप दिशाहीन होकर तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपको समस्याएं आ सकती हैं। इसीलिए अगर आप मेरी लेक्चर्स को जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सिर्फ उनको एक झलक देख लेते हैं और उनसे जो जो मेन पॉइंट है आप अपने उनको नोट कर लेते हैं और समझ लेते हैं, तो उससे बाहर आपको जाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। सबसे पहले अगर आपको कोई भी एग्जाम उत्तराखंड में क्लियर करना है, चाहे वो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का हो, उत्तराखंड उप निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक हो, कनिष्ठ सहायक हो, ये अभी लोअर पीसीएस मई में है, कोई भी, या फिर अब अपर पीसीएस के भी फॉर्म आ चुके हैं, आपको कोई भी ये फॉर्म अगर फिल करना है या उनकी तैयारी करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या जानकारी रखनी है अपने पास में कि मुझे पढ़ाई अपनी किस दिशा में लेके जानी है। तो जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं जिनमें एक पेपर देकर आप परीक्षा को पास करते हैं, तो उनमें आपको सबसे पहले उत्तराखंड तैयार करनी है अपनी 40 नंबर की। आपकी 40 नंबर की उत्तराखंड तैयार होनी चाहिए, जिससे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आता है नंबर हिंदी का, तो हिंदी आपकी 20 नंबर की पूछी जाती है। 20 नंबर की हिंदी के पश्चात आपसे 10 नंबर का पूछा जाता है रीजनिंग। जो रीजनिंग का पोर्शन है वो आपसे पूछा जाता है 10 नंबर का। ये रीजनिंग के पोर्शन के कुछ रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं, उतना टफ यूके ट्रिपल एससी में रीजनिंग आती नहीं है, तो आपको बस वो याद रखना है। बाकी इसमें कुछ पार्ट आता है आपका किसका, कंप्यूटर का। कंप्यूटर का लगभग से लगभग पकड़ के चलिए 7 से 8 क्वेश्चन के मैक्सिमम चला गया तो 10 क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर से पूछे जा सकते हैं। अब बाकी रिमेनिंग बचा आपके 20 नंबर। अब उन 20 नंबरों का आपका क्या है, तो उन 20 नंबरों का आपकी मेन आती है जीएस। अब सबसे वास्ट बोल लो या सबसे ज्यादा जो सिलेबस है वो किस पे है, वो जीएस पे है। क्या है इसमें, आपको इसमें इतिहास भी तैयार करना है, आपको इसमें हिस्ट्री तैयार करनी है, आपको इसमें इकोनॉमिक्स तैयार करनी है, आपको इसमें पॉलिटी तैयार करनी है, आपको इसमें ज्योग्राफी तैयार करनी है और करंट अफेयर को भी देखते हुए चलना है, क्योंकि आपका जो ज्यादातर सिलेबस कवर होता है वो जीएस का इन्हीं मुख्य टॉपिकों से होता है। अब मैं आपसे कहूं आपको 20 नंबर के लिए इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं, तो ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा। पर आप सबसे पहले उत्तराखंड के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने जो मेन टॉपिक्स हैं उत्तराखंड 40 नंबर की, इसको पक्का कर लीजिए। 40 में से मरे तरे जैसे भी आप करते हैं 35 से अब भी नंबर लाइए। 35 से नीचे का टारगेट कभी रखिए ही मत। चलो 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी हिंदी भी आप अपनी सबसे मजबूत कीजिए, 18-19 नंबर आपकी इसमें आने चाहिए। बाकी रीजनिंग में तो आपकी 10 में से 10 भी आते हैं बच्चों के, कोई समस्या की बात नहीं है। कंप्यूटर में आप जल्दी से ज्यादा 8 से 9 प्रश्न, 8 से 9 उत्तर ले आइए। बाकी जीएस के लिए फिर आपको करनी पड़ेगी अच्छे से तैयारी। और अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी वीडियोस को फॉलो करते हैं, हमारे लेक्चर्स को देखते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको उत्तराखंड की बहुत सारी तैयारी जो बिखरा हुआ है, उत्तराखंड का जो सिलेबस है, आप चाहे कोई भी पुस्तक पढ़ लीजिए, चाहे वो राजेंद्र बलोदी जी की हो या अजय रावत जी की हो या कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे या हरिकृष्ण रतोड़ी जी की गढ़वाल का इतिहास, सब फैला हुआ है, सब स्रोत इधर उधर फैले हुए हैं। परंतु हम यहाँ पर ये प्रयास करते हैं कि अगर हम कोई उत्तराखंड से संबंधित टॉपिक आपको क्लियर करवा रहे हैं, तो सारा जो भी मटेरियल है, जो भी सोर्स है, वो सब एक वीडियो में लाकर हम उसे क्या करते हैं, संग्रहित कर दें। तो इसीलिए आपको हमारी वीडियो में ये चीजें जानने को मिलेंगी। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे रहा था, थोड़ा सा आपको मैं समझा रहा था कि उत्तराखंड की तैयारी आपको इस प्रकार से करनी है। उत्तराखंड का हिमालयी आधार पर विभाजन। अब हिमालयी आधार पर विभाजन क्या है, पहले बच्चों को ये समझने की जरूरत है। हम जब भारत की बात करते हैं, ये हम अपना प्यारा देश अगर भारत बनाते हैं, तो ये भारत में क्या है, थोड़ा सा ऐसे बना है, समझ लीजिएगा। तो ये हिमालयी जो राज्य होते हैं वो आपके कहां से, ये जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश का तक का जो हिस्सा है, ये क्या है, हमारा हिमालयी राज्य, यानी जो हमारे हिमालय की बेल्ट है, जो एक वलित पर्वत श्रृंखला है, वो हमारी क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। इन्हीं में एक राज्य पड़ता है हमारा उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड को जो भौगोलिक श्रेणी में हिमालय आधार पर हम विभाजन पढ़ेंगे,
वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें आपका क्या क्या आ जाता है, इसमें आपका वृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, ये सब चीजें आ जाती हैं, जो मैं आपको अभी डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे से और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो सभी समझाऊंगा, तो आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। अब हिमालयी आधार पर उत्तराखंड का विभाजन, ये प्रश्न आपके नहीं भी आते हैं तो प्रीवियस ईयर अगर आप कोई क्वेश्चन देख रहे हैं या अगर आप मॉक लगा रहे हैं तो आपके 6 से 7 प्रश्न, अधिकतर जो प्रश्न होते हैं 6 से 7 प्रश्न आपके ऐसे हैं जो यहाँ से रिपीटेड रहते हैं हर किसी एग्जाम्स में। इसलिए आपको क्या करना है, इसको एक बार समझना है और हमेशा के लिए क्लियर कर लेना है। तो मैं अब आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हो और आपको कुछ भी यहाँ से जानकारी मिल रही है, कुछ भी आपको समझ में आ रहा है, तो आप हमें समर्थन कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारी वीडियोस को अगर आपको अच्छे लगे तो तभी उन्हें लाइक कीजिए। समझिए पहले आपको जो कंटेंट समझ में आ रहा है, अगर वो आपको देखने योग्य लग रहा है, आपकी समझ में आता है, तभी उसको आगे बढ़िए, पर एक बार वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। अब देखते हैं इससे आगे। तो हम उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन को मैं आपको समझाने जा रहा था। जैसे कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि एक एक नंबर की फाइट होती है परीक्षाओं में, इसलिए सभी अभ्यर्थी ये छोटा सा टॉपिक देखने में लगता है, परंतु इससे आप पढ़ने में जाएंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके बिल्कुल मजबूती से बन जाते हैं और आपको उनको आना ही आना चाहिए। तो आज की हम क्लास में, आज के लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन हिमालय आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं ट्रांस हिमालय। उत्तराखंड में भौगोलिक विभाजन हम कितने प्रकार से करते हैं, तो हम 7 प्रकार से उत्तराखंड का हिमालयी आधार पर क्या करते हैं, भौगोलिक विभाजन करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम 7 प्रकार से उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन करते हैं। वो 7 प्रकार कौन कौन से हैं, आप सिर्फ पहले नाम सुनो, कुछ याद करने की, कुछ समझने की जरूरत नहीं है। वो 7 प्रकार कौन कौन से, पहले आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, दूसरा महान हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय, चौथा शिवालिक, पांचवा भाबर, छठा तराई और 7वां गंगा का मैदानी क्षेत्र। यानी कि 7 भाग हैं जिनके आधार पर हम उत्तराखंड को हिमालय आधार पर क्या करते हैं, बांटते हैं, विभक्त करते हैं, ठीक है। आपको मैं जैसे बता रहा हूं उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन के बारे में, तो आपको ये नहीं सोचना है कि छोटा सा टॉपिक है, इसमें मैं क्या ही पढ़ूं, क्या ही ध्यान दूं। जब भी आपने देखा होगा, जब आपको अगर इनके बीच में बांटने में देखा पूछ दी जाए या कौन सी क्षेत्र कहां पे होता है ये पूछ दिया जाए, तो बच्चे उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। इसलिए आपको इस टॉपिक को एक बार पढ़ना है और हमेशा के लिए समाप्त कर देना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन हिमालयी आधार पर जो हम कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला भाग आता है हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। जो ट्रांस का अर्थ होता है वो होता है हटकर या अलग। तो ट्रांस हिमालय जब हम कह रहे हैं तो ऐसा भाग जो हिमालय क्षेत्र में नहीं आता, हिमालय के क्षेत्र का भाग नहीं है, वो उससे दूसरी तरफ का भाग है, तो वो क्या हो गया, ट्रांस हिमालय। अब हमारे उत्तराखंड में इसे हमारे पढ़ना जरूरी क्यों है, इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, वो मैं आपको सब बता देता हूँ। अब इसके कुछ अन्य नाम है, ट्रांस हिमालय के कुछ अन्य नाम है। इसे कहा जाता है टिबियाना क्षेत्र, बिल्कुल नोट करना है आपने, टिबियाना क्षेत्र। अब इसे टिबियाना क्षेत्र क्यों कहते हैं, लोग कहेंगे तो ये एक अभ्रंश हुआ नाम है, किससे, तिब्बत से, क्योंकि ये जो ट्रांस हिमालय का क्षेत्र पड़ता है ये तिब्बत के क्षेत्र की ओर को पड़ता है, इसीलिए इसे टिबियाना क्षेत्र भी कहा जाता है। उसके बाद में आप आएंगे ट्रांस हिमालय से थोड़ा सा नीचे को आएंगे तो उसे कहते हैं महान हिमालय। अब महान हिमालय के कुछ अन्य नाम है। जब आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने में आता है तो वो ऐसे ही करता है, आपसे अलग अलग नाम पूछ देता है, जैसे प्रश्न बना देता है सभी अभ्यर्थियों के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम महान हिमालय का है। ऑप्शन में दे देगा आपको वृहद हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको सब यहीं पे क्लियर करते हुए चलता हूं। जो महान हिमालय है इसके कुछ अन्य नाम होते हैं। महान हिमालय को वृहद हिमालय भी कहा जाता है और महान हिमालय को ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है। तो इसका क्या हो गया, एक नाम हो गया। और इसी महान हिमालय को उच्च हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। यानी कि उच्च हिमालय, महान हिमालय और वृहद हिमालय। और जो ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र है, यानी कि जो टिबियाना वाला क्षेत्र है, इसमें उत्तराखंड में प्रमुख तौर पे क्या पाया जाता है, ये उत्तराखंड के क्षेत्र में तो नहीं आता है, पर उत्तराखंड का आप देखोगे छोटा सा पार्ट इसमें आ रहा है, उत्तरकाशी का, चमोली का, पिथौरागढ़ का। तो ये क्या है, उत्तराखंड का जो प्रमुख भाग है, दर्रे वाला भाग। कौन सा, दर्रे, जिन्हें हम पासेस कहते हैं ना, बहुत सारे दर्रे, लेको कोई भी हो। तो जो टिबियाना क्षेत्र यानी कि ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र है, उनमें उत्तराखंड की प्रमुख तौर दर्रे आते हैं। बिल्कुल आपको याद रखना, आपसे अगर एग्जाम में पूछ दे कि उत्तराखंड के दर्रे कौन से हिमालय विभाजन में पाए जाते हैं, तो ट्रांस हिमालय में पाए जाते हैं। महान हिमालय के कुछ अन्य नाम उच्च हिमालय, वृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय इन्हें कहा जाता है। अब इसमें आपको याद रखनी होगी क्या क्या बातें हैं।
उत्तराखंड के जितने भी प्रमुख ग्लेशियर हैं, चाहे वो गंगोत्री ग्लेशियर हो या आपका मिलम ग्लेशियर हो या कोई भी ग्लेशियर हो, जितने भी प्रमुख ग्लेशियर हैं, प्रमुख कह रहा हूं मैं, तो वो सब कहां पाए जाते हैं? आपके महा हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड के जितने भी प्रमुख ग्लेशियर, ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वो आपकी कहां पाई जाती हैं? ग्लेशियर आपको याद रखने हैं, वो कहां पाए जाएंगे? आपके महान हिमालय में। ठीक है, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि महान हिमालय का जो क्षेत्र है वो बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र होगा, अत्यधिक ऊंचाई पे क्षेत्र होगा, ऊंची ऊंची चोटियां यहाँ पर पाई जा रही हैं, तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया? आपका महान हिमालय क्षेत्र। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद में आपको महान हिमालय क्षेत्र से एक और इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जामिनर बार बार पूछता है वो याद रखना है, फूलों की घाटी कौन से हिमालय विभाजन में पाई जाती है? तो फूलों की घाटी जो वैली ऑफ फ्लावर्स है ना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, फूलों की घाटी। तो जो फूलों की घाटी क्षेत्र है वो महान हिमालय में पाया जाता है। कहां पर? महान हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। कई लोग सोचते होंगे अरे वहां पर महान हिमालय में तो पर्वत है, ठंडा वाला क्षेत्र है, ग्लेशियर है, तो वहां फूलों की घाटी कहां ही होगी? परंतु यहीं पे आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। फूलों की घाटी इंपॉर्टेंट है, महान हिमालय में पाई जाती है। उसके बाद हम थोड़ा और नीचे को आते हैं, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मध्य हिमालय के कुछ अन्य नाम हैं, जैसे मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है। बिल्कुल आपको क्या रखना है, इस बात को याद रखना है, मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है। और मध्य हिमालय में आपको प्रमुख तो यह क्या याद रखना है, मध्य हिमालय में जो पाए जाते हैं वो घास के जो मैदान होते हैं ना, चौरस घाटियों वाले मैदान, बुग्याल पाए जाते हैं मध्य हिमालय में। बट कुछ कुछ बुग्याल मध्य हिमालय और महा हिमालय की जो सीमा है उसमें भी पाए जाते हैं। पर मतलब आप समझ गए मेरी बात को, मैं कह रहा हूं कि बुग्याल मुख्यतः जो पाए जाते हैं वो तो मध्य हिमालय में पाए जाते हैं, जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं। परंतु कुछ कुछ बुग्याल महान हिमालय की बाउंड्री रेखा में भी पाए जाते हैं, याद रखना है। बट आपसे अगर ऑप्शन में आएगा कि बुग्याल उत्तराखंड में किस हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो आंख बंद करके मध्य हिमालय को आप कर लेंगे, या लघु हिमालय जो उसका अन्य नाम है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अगला विभाजन, शिवालिक। शिवालिक सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है शिवालिक के नाम पे। ठीक है, कैसे? उत्तराखंड में जो हिमालय विभाजन पड़ता है तो इसे कहते हैं शिवालिक, जो इसका चौथा विभाजन है हिमालय का। ये अब अभी तक आप देख रहे हो, अब आप नीचे को आने लग रहे हो। पर्वत पहले आपने देखा ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर का वाला भाग जो दूसरी तरफ तिब्बत के क्षेत्र का था, फिर आप नीचे को आए महान की तरफ को, फिर महान से थोड़ा और नीचे आए मध्य की तरफ को, अब आप पहुंचे शिवालिक में। शिवालिक के कुछ अन्य नाम हैं जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि शिवालिक को कहा जाता है मैनाक। मैनाक का अर्थ होता है शिव जी की भौएं। मैनाक का अर्थ है शिव जी की भौएं, यानी कि मैनाक के जो पर्वत हैं ऐसे लगते हैं कि शिव जी की भौं के समान है, इसलिए उसे मैनाक कहा जाता है। और दूसरा इसका नाम गिरिपाद है। गिरिपाद का अर्थ क्या होता है? गिरि अर्थात पर्वत, पाद अर्थात पैर वाला हिस्सा। जो पर्वत के सबसे नीचे पैर वाला हिस्सा है, यानी कि जहां से हमारा समतल भूमि लगनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद भाबर लगना शुरू हो जाएगा, यानी कि जहां पर इसके पर्वतों के पैर हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? आपका शिवालिक क्षेत्र कहा जाता है। ये आपको मेनली याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में इसका एक अन्य नाम और है बाह्य हिमालय। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्या इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं। आपसे क्वेश्चन पूछता है और बहुत बार एग्जामिनर ने पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र का अन्य नाम बाह्य हिमालय है? तो किसका है? शिवालिक का अन्य नाम बाह्य हिमालय है। बाह्य हिमालय क्यों? क्योंकि इसके बाद से जो हिमालय की छोटी पर्वत चोटियां हैं वो समाप्त होती हैं और फिर भाबर लगने लगता है, इसलिए इसे हिमालय का बाह्य वाला क्षेत्र बाह्य हिमालय कहा जाता है। किसे? शिवालिक को। अब आपको शिवालिक से क्या क्या चीजें याद रखनी है? जो शिवालिक क्षेत्र है वो प्रमुखतः जाना जाता है जीवाश्म के लिए। किसके लिए? जीवाश्म के लिए। क्योंकि आप देखो, जब महान हिमालय, मध्य हिमालय से कोई भी लकड़ी हो या कोई पशु हो या कोई भी वस्तु, जैविक वस्तु है, जब वो भूस्खलन होता है या बरसात होती है, उसका बहकर आती है, तो वो लास्ट में सारा अवसाद कहां पे स्टोर करती है? वो सारा अवसाद स्टोर करती है शिवालिक के क्षेत्र में। क्योंकि ये तो ऐसा है ना, ये बाह्य हिमालय है आपका ना, ये आपका ट्रांस हिमालय है, ये महान हिमालय है, ये आपका मध्य हिमालय है, और ये लास्ट वाला पार्ट आपका क्या है? शिवालिक है। शिवालिक की चोटियां छोटी होती है सबके मुकाबले में, उसके बाद से आपका यहाँ भाबर लग जाएगा ना, तो यहाँ पर सारा अवसाद इकट्ठा होता है, इसलिए सबसे ज्यादा जीवाश्म कहाँ पाए जाते हैं? शिवालिक क्षेत्र में। और आपसे अगर एग्जाम में पूछ देगा सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पाए जाते हैं, सब कंफ्यूजन आपको दूर कर दूंगा मैं, बस आपको जितना बता रहा हूँ तो याद रखना है। सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं आपके मध्य हिमालय में। डायरेक्ट एग्जामिनर इनसे ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी चीज कौन से हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ये आपका शिवालिक से इंपोर्टेंट था। और शिवालिक में एक और चीज इंपोर्टेंट है, शिवालिक की जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो
तो वो प्रसिद्ध है पर्यटन के लिए। आप खुद ही सोचो ना, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति घूमने के लिए जा रहा है, रोड ट्रेवल्स करने के लिए कहीं जा रहा है, तो वो कोई बड़ी बड़ी चोटियों में जाना पसंद नहीं करेगा। यहाँ ज्यादातर लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, जैसे जो ग्लेशियर एरिया होते हैं, मिलम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, यहाँ ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। पर अगर किसी को भी फैमिली के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम घूमना है तो वो कहाँ जाता है, जो हिल स्टेशन है, छोटे छोटे से जो चोटियां हैं, जैसे कि नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, नाग टिब्बा हो गया, वो सब क्या है, प्रमुख छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं वो आती है शिवालिक के अंदर। इसलिए पर्यटन के लिए सबसे ज्यादा फेमस क्षेत्र कहेंगे तो वो शिवालिक क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं शिवालिक से थोड़ा सा नीचे आके भाबर की। अब भाबर क्या है, भाबर का जो क्षेत्र है वो मैं आपको इस मैप में समझाता हूं, आप मेरी बात समझना। ये ट्रांस हिमालय ऊपर वाला भाग था, ये भरत हिमालय का भाग था, जो उससे थोड़ा नीचे लौह हिमालय से नीचे शिवालिक जो था, शिवालिक का पार्ट आपका ही नीचे वाला बिल्कुल जो गिरिपाद इसलिए कह रहे थे ना इसको, पहाड़ के जो नीचे का पार्ट था, पर्वत के जो पैरों वाला पार्ट है उसे गिरिपाद कह रहे थे ना, ये हो गया। इसके बाद से मैंने कहा जो यहाँ पे लगने लगता है वो भाबर लगने लगता है। क्या? भाबर। अब आप सोचो, जो भी नदियां अपने साथ अवसाद भागे ला रही है, कंकड़ पत्थर भागे ला रही है, वो सब कहाँ इकट्ठा होंगे? आपके नीचे यहाँ की भूमि पे, भाबर में, क्योंकि यहाँ पर से तो समतल लगना शुरू हो रहा है ना। इसीलिए आपको ये याद रखना है भाबर से कि जो भाबर क्षेत्र होता है, इससे आपको ये याद रखना है कि भाबर क्षेत्र जो होता है उसमें सबसे ज्यादा पथरीली भूमि पाई जाती है। भाबर क्षेत्र में क्या पाई जाती है? पथरीली भूमि पाई जाती है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर क्या हो जाती है? नदियां, यहाँ पर नदियां अंडरग्राउंड हो जाती हैं। ठीक है, ये बात भी आपको इसमें प्रमुखतः याद रखनी है, इससे भाबर क्षेत्र से। ठीक है, उसके बाद हम भाबर क्षेत्र से थोड़ा सा नीचे आएंगे और हाँ, भाबर क्षेत्र के बारे में आपको एक और बात बता देता हूँ। अब आप खुद सोचो, जहां पर पथरीली भूमि है, कंकड़ पत्थर युक्त भूमि है, तो वहां पर क्या अच्छी खेती होती होगी? नहीं, वहां पर अच्छी खेती नहीं हो सकती है, तो वो अधिक उपजाऊ नहीं होगा, इसलिए भाबर का क्षेत्र कम उपजाऊ होता है। फिर हम भाबर से थोड़ा नीचे पाएंगे तराई क्षेत्र। अभी तक आप देख रहे थे भाबर में नदियां अंडरग्राउंड हो जा रही थी ना, तो अब नदियां अंडरग्राउंड है तो वो सारा अपना जल कहां इकट्ठा करती है? तराई क्षेत्र में। कहां? तराई क्षेत्र में। इसके नाम से आपको पता चल रहा है तराई, यानी कि जो पानी से फुलफिल है उस क्षेत्र को कहा जाता है तराई क्षेत्र। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जल वाला क्षेत्र होता है, इसीलिए इस तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, पाताल तोड़ कुएं। मैं आपसे अगर उसकी बात करूं कि ये तराई क्षेत्र पड़ता कहां होगा, तो ये पड़ता है आपका उधम सिंह नगर, हरिद्वार के क्षेत्र में। ठीक है, तराई क्षेत्र, ये आपको समझ में आ गया। अब सोचो, जहां पानी ज्यादा है तो सबसे ज्यादा किसके लिए प्रसिद्ध होगा? उपजाऊ होगा, सबसे ज्यादा खेती होगी, सबसे ज्यादा गन्ने की फसल, सबसे ज्यादा धान की फसल। धान की फसल के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए धान की फसल, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि धान की फसल कहां होती है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इसमें आपका उधम सिंह नगर और हरिद्वार जो तराई के क्षेत्र हैं वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी आपको पता होने चाहिए। उसके बाद तराई क्षेत्र से नीचे आते हैं तो उत्तराखंड में बहुत छोटा सा जो भाग है वो गंगा का मैदानी भाग है, क्योंकि गंगा का जो ज्यादातर भाग है वो कहाँ है? आपको उत्तर प्रदेश की तरफ है। गंगा का मैदानी भाग हरिद्वार के बहुत छोटे से भाग में पड़ता है, गंगा का मैदानी भाग। ये सबसे ज्यादा उत्तम है खेती के लिए। सबसे ज्यादा अच्छी खेती कहां पर होती है? गंगा के मैदानी। क्या है गंगा के मैदानी भाग? यानी कि जहां से गंगा, अभी आप अगर आगे की कक्षाओं में देखोगे तो जहां से गंगा बहना शुरू हो रही है गोमुख से, तो वहां से जब गंगा बहकर आती है, लास्ट में देवप्रयाग में उसे गंगा कहते हैं ना, उससे पहले तो वो अपनी भागीरथी है, जहां से गंगा बह रही है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो पानी युक्त होगा, पानी की कोई कमी नहीं है, इसलिए अधिक उपजाऊ होगा। इसीलिए जो गंगा का क्षेत्र होता है उत्तराखंड में सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है कृषि के लिए। ठीक है, परंतु उत्तराखंड में बहुत कम है, इसलिए हम ज्यादातर किसको देखते हैं? तराई को। अगर आपको ऑप्शन में आ जाए उत्तराखंड में सबसे ज्यादा खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है, गंगा का मैदानी क्षेत्र ऑप्शन में हो तो आप गंगा का मैदानी क्षेत्र ही करेंगे, बट गंगा का मैदानी क्षेत्र ऑप्शन में नहीं हो तो आप तराई की तरफ को जाएंगे। पहली चीज। अब हमने आपको ये बताया, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, जो इनको अलग करने वाली रेखाएं हैं वो कौन सी होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और एक प्रश्न आपसे यहाँ पर आता ही आता है। हाल फिलहाल का जो एपीएस का एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि मध्य हिमालय और महा हिमालय को अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है। ठीक है, तो मैं एक बार इनको आपको समझा देता हूं कि ट्रांस हिमालय और महाहिमालय को, पता है ट्रांस हिमालय तिब्बत के क्षेत्र की तरफ का है ना, तो ट्रांस हिमालय और महा हिमालय को अलग करने वाली रेखा को कहते हैं ISSZ, यानी कि इंडो सांको सचर जोन। समझ में आ रहा है? लिख देता हूं मैं यहां पर, इंडो सांको सचर जोन। अब इसे इंडो सांको सचर जोन क्यों कहते हैं?
इंडो मतलब इंडिया और सांको यानी कि तिब्बत को अलग करने वाला जो जोन जो रेखा है उसे इंडो सांको सचर जोन कहा जाता है। कभी नहीं भूलेंगे, हमसे पूछ लिया जाए ट्रांस हिमालय और महा हिमालय को अलग करने वाली तो इंडो सांको सचर जोन। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो महान हिमालय, ये जो है महान हिमालय, इसको और मध्य हिमालय को अलग करने वाली रेखा का नाम, इन दोनों के बीच में जो रेखा है उसे कहा जाता है MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट। देखो बच्चों, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये वास्तविक तौर पे नहीं खींची गई है, ऐसा नहीं कि लाइन लेके खींची है पर ये हमारे समझने के लिए और हिमालय को अलग अलग बांटने के लिए, 7 भागों में बांटने के लिए हम क्या करते हैं, इसे अलग अलग काल्पनिक रेखाओं में बांटते हैं। तो महान हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करने वाली पहले सी आएगा, ये याद रखना। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर मध्य हिमालय और शिवालिक को जो अलग करती है रेखा उसे कहा जाता है MBT। आपको बस याद रखना, सी पहले आता है फिर बी आएगा यहाँ पर। MBT का अर्थ क्या है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट, या इसे कहीं पे MBF भी देखने को मिलता है यानी कि मेन बाउंड्री फॉल्ट। यदि आपको पेपर में पूछ दिया जाए कि मध्य हिमालय और शिवालिक को अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है तो आप कहोगे MBT या फिर MBF ऑप्शन में है तो MBFB। उसके बाद शिवालिक और भाबर को जो अलग करने वाली रेखा है उसे क्या कहते हैं कहेंगे तो शिवालिक यानी कि जहां तक पहाड़ थे उसके बाद जहां से मैदान लग रहे हैं उसके बीच की जो रेखा है यानी कि यहां तक तो आपका शिवालिक था, शिवालिक का क्षेत्र पहाड़ वाला क्षेत्र, यहाँ की जो पर्वत है यहाँ शिवालिक, और यहाँ से भाबर लग जा रहा है, तो इनको जो अलग करने वाली रेखा है इसे क्या कहेंगे तो इसे कहते हैं HFF यानी कि हिमालयन फ्रंटियल फॉल्ट, यानी कि यहाँ से ऊपर हिमालय शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है आप लोग? इसलिए क्या कहते हैं इसे HFF। तो मैंने अब आपको ये समझा दिया। देखो बच्चों, इसको एक बार पढ़ना पर बहुत ध्यान से पढ़ना, जितना आपको बताया गया है इससे बाहर क्वेश्चन आपका आना बहुत मुश्किल ही होता है। इसलिए आपको सारे सबसे पहले याद रखना 7 भागों में हमने हिमालय को बांटा है उत्तराखंड के आधार पे। वो 7 भाग मैंने आपको बता दिए, उनमें प्रमुख चीजें जो आयोग पूछता है, आपको बहुत सारा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने हैं। उसके बाद में उनको अलग करने वाली रेखा जो इनसे पूछा जाता है। और अब आपको अगर ये समझ में नहीं आ रही सर ने क्या बता दिया कुछ समझ में नहीं आया तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो हिमालय को ऐसे समझो, एक पहाड़ के तौर पर समझो। मान लो हिमालय अगर एक पहाड़ है, ठीक है, तो इसकी जो ऊपर वाला क्षेत्र है मैंने बताया ये है ट्रांस, ये है क्या ट्रांस हिमालय। उसके बाद जो ट्रांस हिमालय से नीचे आएगा वो कौन सा हिमालय हमारा, वो होगा हमारा महान हिमालय या जिसे बृहद हिमालय कहते हैं, ठीक है। उसके बाद उससे थोड़ा सा नीचे हम आएंगे तो हम जाएंगे लघु हिमालय की तरफ को, उससे नीचे लघु हुआ, लघु से नीचे जाएंगे तो कौन आएगा, लघु से नीचे, लघु हिमालय से नीचे होगा शिवालिक, और शिवालिक से जो नीचे होगा वो क्या होगा हमारा भाबर। क्या होगा? शिवालिक से जो नीचे होगा वो हमारा क्या होगा यहाँ पर भाबर। इसीलिए तो इसे भाबर कहा जाता है ना, क्योंकि ये क्या है, जहां पर तक हिमालय का वो गिरिपाद यानी कि शिवालिक, उसके बाद में जो समतल भूमि शुरू होने लगी भाबर, कंकड़ पत्थर भागे रहा है तो भाबर, भाबर से थोड़ा आगे गए तो तराई, ये क्या है तराई बस, और इससे थोड़ा सा आगे का पार्ट क्या है गंगा का मैदानी क्षेत्र। तो आज के लेक्चर पे मैंने आपको ये चीज समझाई कि उत्तराखंड को हम हिमालयी आधार पे 7 भागों में बांटते हैं और उन 7 भागों के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज थी, यानी कि जो एग्जाम मैंने सिर्फ आपको टू पॉइंट चीजें बताई, इससे बाहर कुछ नहीं बताया। जो आपसे पूछा था कि जीवाश्म सबसे ज्यादा कहाँ है, शिवालिक में, पर्यटन सबसे ज्यादा कहाँ है, शिवालिक में, विज्ञान कहाँ पाए जाते हैं, मध्य हिमालय में, खनिज कहाँ पाए जाते हैं, मध्य हिमालय में, ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं, महान हिमालय में, दर्रे कहाँ पाए जाते हैं, ट्रांस हिमालय में, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, महान हिमालय में। तो आपको टू द पॉइंट चीजें याद रखनी है जो आपसे पूछी जाती है, और इनको अलग करने वाली रेखाएं ये भी आपसे पूछी जाती है। तो अगर आपको ऐसी उत्तराखंड से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अगर और जानकारी प्राप्त करनी है या और से रिलेटेड जितने भी आपको स्टडी संबंधित जो भी क्वेरीज, आपको पढ़ाई से संबंधित जो भी समस्याएं हैं या जो भी है, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमसे जानकारी ले सकते हैं और हमें आगे फॉलो करके सब्सक्राइब करके हमसे इन चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं और कमेंट में अपनी क्वेरी जो भी है, जो भी समस्या है उनको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।